हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स कैसे आपको बनाने चाहिए। और ये जो है सबका अपना अपना तरीका हो सकता है कुछ लोगों को ये वे ना पसंद आए क्योंकि उनका अपना कोई पैटर्न हो सकता है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स पैटर्न है। इस तरीके से जो मुझे सही लगा तो ये मैं स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करती हूँ। और अगर आपको बेटर लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई अपनी बेटर वे है तो आप बिल्कुल उसको आराम से फॉलो करिए, इसमें कोई इशू नहीं है। ओवरऑल जो आपका टोटल जो आपका फोकस होना चाहिए प्री के लिए वो तो आपका बेयर एक्ट भी होना चाहिए। तो ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं पूरी तरीके से बेयर एक्ट से हैं, मैंने किसी भी बुक से या किसी भी मटेरियल से कोई चीज़ नहीं ली है, ये पूरा बेयर एक्ट ओरिएंटेड है। तो आप अगर इसको आपको ठीक लगे आप फॉलो कर सकते हैं। ये क्योंकि इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश में पैटर्न है, बट सेम पैटर्न ज़रूरी नहीं है क्योंकि बिल्कुल वही चीज़ें हैं बेयर एक्ट में हिंदी में, बस आपको हिंदी होगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल हिंदी में भी फॉलो कर सकते हैं। आप चाहे तो बिल्कुल यही तरीका आप अपने हिंदी, अगर आप नोट्स बना रहे हो प्री के लिए तो आप हिंदी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वो है टेंडर ऑफ पार्डन। ठीक है, टेंडर ऑफ पार्डन टू अकॉम्प्लिस, सीआरपीसी का सेक्शन 306 से लेके 308 तक। तो आप चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट का रेफरेंस दे दिया है, ये आपको याद रहेगा। आप चाहो तो सेक्शन 133 और सेक्शन 114 का जो इलस्ट्रेशन है उसमें भी अकॉम्प्लिस के बारे में बात किया गया है। तो अकॉम्प्लिस से रिलेटेड जो रेलिवेंट प्रोविज़न है वो आपने यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं अंदर। इसमें सेक्शन 306 जो है वो बात करता है टेंडर ऑफ पार्डन टू अकॉम्प्लिस। तो पहले हम समझ लेते हैं, अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे तो उसका पहला लाइन ही जो है ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो हमने उसको शॉर्ट में लिख लिया है कि ऑब्जेक्ट क्या है, हम अकॉम्प्लिस को पार्डन क्यों ग्रांट करते हैं, ताकि थोड़ा सा हम उसको एक तरीके से उसको ये बोलते हैं कि वो हमें फर्दर जो है वो ट्रायल में एविडेंस दे सके। ठीक है, ताकि उससे ट्रायल का जो है वो कंक्लूजन जो है वो स्मूथली आ सके। तो यहाँ पे जो पार्डन ग्रांट करने का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो है एविडेंस को प्राप्त करना। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लाइन में है जो 306 को अगर आप रीड करेंगे। शॉर्ट में मैंने लिखा है ऑब्टेनिंग एविडेंस, ताकि ये बस एक शॉर्ट नोट्स है, आपको ये नहीं कि पूरा डिटेल्ड बनाना है, ताकि लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने के लिए आपको ईजी रहे। फिर एक पार्डन ग्रांट कौन कर सकता है, तो एट एनी स्टेज, यानी कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकता है। इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज पे, यानी कि इन्वेस्टिगेशन या मिस है, इंक्वायरी और ट्रायल के स्टेज पे जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो भी हैं, ये जब भी पार्डन ग्रांट करेंगे तो रीज़न को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है रीज़न रिकॉर्ड। यानी कि इनको रीज़न रिकॉर्ड करना, वो पार्डन क्यों ग्रांट कर रहे हैं तो उनको रीज़न रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। और आप चाहो तो शॉर्ट में वहीं पे ये भी लिख सकते हो कि अगर उन्होंने प्रोविज़न का फॉलो ना करते हुए पार्डन ग्रांट कर दिया है तो ये सेक्शन 460 में इरेगुलर प्रोसीडिंग है, और इससे जो प्रोसीडिंग है वो विशिएट नहीं होगी 460 में, अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो प्रोसीडिंग जो है यहाँ पे विशिएट नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो पार्डन है इसकी फ्री कॉपी जो है अक्यूज्ड को दी जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं कि जो सेक्शन 306 है वो किस केस में एप्लीकेबल होता है। तो कोई भी ऑफेंस जो एक्सक्लूसिवली, मैंने शॉर्ट में ईटी लिखा है, ठीक है, सिर्फ शॉर्ट में बनाने के लिए, एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू, या कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ा 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है, ज़्यादा सीवियर है। ठीक है, उसके बाद अगर पर्सन जिसको पार्डन दिया जा रहा है उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको एक विटनेस के तौर पे एग्जामिन किया जाएगा, और अगर वो बेल पे नहीं है तो उसको जुडिशल रिमांड में ले लिया जाएगा। उसके बाद आता है कि जो भी आपके सीजीएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं जो पार्डन ग्रांट कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, उनको भी फर्दर तो कुछ काम करना है, तो बिना आगे कोई फर्दर इंक्वायरी बैठाए वो उस मैटर को, अगर वो कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू ट्रायबल है तो उनको कमिट कर देंगे, या वो मेक ओवर कर देंगे चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सीजीएम को, जो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो सीजीएम को मेक ओवर कर देंगे। तो ये आपका सेक्शन 306 हो गया। अब हम देखते हैं सेक्शन 307 में कुछ नहीं है, बस इसमें इतना है कि जो आपका कोर्ट ऑफ सेशन है वो भी पार्डन ग्रांट कर सकता है। 308 इम्पॉर्टेंट है, इसमें बोलता है ट्रायल ऑफ अ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद द
कंडीशंस ऑफ द पार्डन। अगर जो भी जिस पर्सन को पार्डन पे रिलीज मतलब पार्डन ग्रांट किया गया है, अगर कुछ कंडीशंस के साथ ही पार्डन ग्रांट किया जाता है, तो अगर वो उसको उस कंडीशन को ब्रीच करता है तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन प्री में आता है कि इस बात को कौन कोर्ट के सामने लाएगा कि पार्डन की जो कंडीशंस हैं उसको वायलेट किया गया है। तो ये हु विल सर्टिफाई, तो ये पीपी यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है इस बात को नोटिफाई करेगा। क्या बताएगा कि जो सच पर्सन यानी कि जिसको पार्डन दिया गया है उसने फॉल्स एविडेंस, उसने गलत तरीके से चीज़ों को बताया है कोर्ट में। उसके बाद क्या होगा, जब अब उस पर्सन को यानी जिसको पार्डन ग्रांट किया गया है उसको ट्राई किया जा सकता है, पहला उस ऑफेंस के लिए जिसके चलते उसको पार्डन ग्रांट किया गया है, दूसरा फॉल्स एविडेंस देने के लिए। बट ये FE जो है वो फॉल्स एविडेंस है। बट फॉल्स ऑफेंस का ट्रायल चलाने के लिए पहले हाई कोर्ट, इसलिए मैंने ब्रैकेट में हाई कोर्ट लिखा है, हाई कोर्ट की परमिशन लेना ज़रूरी है। और जब फॉल्स एविडेंस का ट्रायल चलेगा तो उस पर CRPC के सेक्शन 195 और 340 एप्लीकेबल नहीं होंगी। प्लस इस पर्सन के अगेंस्ट, ये मैंने एरो लगाया है सच पर्सन, इस पर्सन ने जो भी सेक्शन 164 और 306 में जो भी स्टेटमेंट दिए हैं वो उसके अगेंस्ट एज एन एविडेंस इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन मतलब पार्डन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट 304, 5, 6 जो था, जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द प्रीलिम एग्जामिनेशन।